हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 3 और 4 मार्च की। आज हम यहाँ पर मार्च मंथ की कन्फ्रेंस की बात करेंगे और तारीख 3 और 4 दोनों दिनों की बात हम करने वाले हैं। सुबह 7 बजे से आपकी क्लास डेली स्टार्ट होती है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का किसी का भी एग्जाम हो, आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसकी पीडीएफ आप लोग नट लर्निंग ऐप पर, याद रखिएगा, इस पर नट लर्निंग ऐप पर ऐप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए 3 रो पे जाना है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेली अपडेट होता है कुछ ना कुछ, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको यूपीएससी की हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिलेगी एक बार लेने पर। 237 टेस्टों के साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर जाके विजिट कर लीजिए। आज के हमारे पहले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले करंट अफेयर्स क्या है इसको देख लेते हैं। 1 मार्च को, यार कब की बात कर रहा है, 1 मार्च को मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार चापचर कुट पूरे राज्य में पारंपरिक उत्सव और खुशी के साथ मनाया गया है। कौन सा है? चापचर कुट। लिखिएगा, फिर से याद लिख लीजिए। चापचर कुट त्योहार को पूरे राज्य में मनाया गया है, एक खुशी के साथ, एक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अगर हम बात करें चापचर कुट की, और ये मिजोरम में मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी समारोह या फिर कोई उत्सव मनाया जाता है और त्योहार के रूप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मौके पर क्या हुआ है, आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल के असम राइफल्स ग्राउंड लेमुअल हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और इस उत्सव में गीतों और सांस्कृतिक नृत्यों के साथ प्रदर्शन मिजो समुदाय की पारंपरिक संस्कृति और समृद्धि के साथ उन्होंने किया हुआ था। यह त्योहार हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है और पहले शुक्रवार को। पहला शुक्रवार इस बार 1 मार्च को पड़ा, तो इसलिए यह 1 मार्च को मनाया गया। अन्यथा ये किसी भी तारीख को पड़ेगा, लेकिन पहला शुक्रवार होना चाहिए। पहले शुक्रवार को मार्च के महीने में मनाया जाता है। वर्ष की शुरुआत में झूम की खेती, सबसे कठिन कार्य जंगल को साफ करना, पूरा होने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए चापचर कुट को रूप में मनाया जाता है। खेती की जाती है, खेती करने से पहले जंगल को साफ किया जाता है। अब जंगल जब साफ हो जाता है, कार्य हो जाता है, तो भगवान को चापचर कुट त्योहार मनाने के तौर पर भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। अगर हम मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल डोहुमा ने कहा कि दूसरे को निस्वार्थ सेवा प्रदान करने सदियों पुरानी परंपरा है और मिजो समाज की आधारशिला भी इसमें प्रदर्शित होती है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है लाल डोहुमा, ये इनको याद कर लीजिए। हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि चापचर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मिजोरम राज्य से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हमारी बहुत सारी सीरीज चलती है, डेली करंट अफेयर्स चलती है, वीकली करंट अफेयर्स एवरी संडे को आती है, मंथली करंट अफेयर्स हमारी आती है। तो आप इन तीनों को करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, टॉपिक पे भी करंट अफेयर्स आती है। जैसे अभी कोई टॉपिक चल रहा है पेटीएम का, तो पेटीएम पे स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सब पे। क्योंकि ज्वाइन करने से क्या होगा, आप लोग को नोटिस कोई भी एग्जाम का आता है, तो आपको सबसे पहले वहां उस नोटिस पर मिल जाता है सोशल साइट पर, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। साथ में नट लर्निंग एंड्रॉइड ऐप आ चुका है अपना, उसको भी आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री में लगा सकते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कौन है? सड़क मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं। धर्म पथ का शिलान्यास किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पथ है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो केंद्रीय मंत्री ने रखा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती विकास की रफ्तार है। तो नितिन गडकरी ने धर्मपथ का शिलान्यास किया हुआ है। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या और वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ देगा। कौन सा पथ है? धर्मपथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हो सकता है डायरेक्टली 4 ऑप्शन ऐसे दे जाएं, जहां पर जौनपुर को जोड़ने की बात की जाए, और एक ऑप्शन में अयोध्या हो, एक में वाराणसी हो, एक में मिर्जापुर हो, और एक में मान लो हम कुछ भी रख लेते हैं, देवरिया हो, गोरखपुर, कुछ भी हो सकता है पूछ ले जाए कि इनमें से कौन सा पथ धर्मपथ से नहीं जुड़ेगा।
तो अब आपको याद नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर जुड़ेगा जौनपुर से। इसमें हौज से लेकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लेक से लेकर साहेबगंज तक सरकार 3405 करोड़ रुपए 4 लेन सड़क बनाने में खर्च करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की बात किया है तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो 135 ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के तहत जौनपुर से अकबरपुर मार्ग पर 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। तो ये इंपोर्टेंट है, इस नंबर को याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार देखा होगा कि डायरेक्टली सड़कों की संख्या भी पूछ ली जाती है। सरकार जिले में देवकली से लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के साहेबगंज तक सीमा की बात किया तो 31 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगी, जिसमें 1511 करोड़ रुपए की लागत से पैकेज 2 के तहत काम किया जाएगा। पहले पैकेज के तहत 1894 करोड़ रुपए की लागत तिरकोनी के होते हुए पूर्वांचल 4 लेन सड़क बनाई जाएगी और 29 किलोमीटर की यह सड़क 55 गांव से गुजरेगी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने गांव से गुजरेगी, तो 55 गांव से ये गुजरने की बात की जा रही है। याद ये रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 ए ये पूछा जा सकता है। और धर्मपथ किन किन कहां से गुजर रहा है धर्मपथ, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका रखिए। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। आईपीएस अधिकारी है, कौन है आईपीएस अधिकारी? दलजीत सिंह चौधरी है। इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे। दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी, किसमें? एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आईपीएस अधिकारी हैं और इनको एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। केंद्र सरकार ने किसने नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी क्या रखेगा? एनएसजी का महानिदेशक मतलब कि डीजी के रूप में नियुक्ति की गई है। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में कौन है? सशस्त्र सीमा बल मतलब कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अगर हम थोड़ी सी एनएसजी की बात कर लेते हैं, क्या है ये? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भारतीय गृह मंत्रालय के तहत ये एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी यूनिट है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 की गई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को ब्लैक कैट भी कहा जाता है, ब्लैक कैट भी कहा जाता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में मोटी मोटी बात कर ली है मैंने। किस अधिनियम के तहत कब स्थापना की गई? ब्लैक कैट कहा जाता है, गृह मंत्रालय के तहत इसको आतंकवाद विरोधी यूनिट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट बैंक से संबंधित ये एक अफेयर्स है करंट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। पेटीएम पेमेंट बैंक पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, उस पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। 12 से 13 मिनट की है, पूरी बात की है पेटीएम क्यों बैन हुआ, किस कंपनी के तहत इसको बैन किया जा रहा है, किस कंपनी के कारण इस पे मतलब पाबंदी लगी हुई है। और अभी हाल ही में एफ आई यू, क्या रखिएगा? एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। कितने का लगा दिया है? 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ है। किसने लगाया? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पेटीएम पर जो जुर्माना लगा है किस अधिनियम के तहत लगा है? तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया है। यह गैरकानूनी कृत्यों में ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा देने में शामिल था। क्या रखिएगा? जो ऑनलाइन जुआ होता है, यार रखिए क्या कर बात कर रहा है, जो ऑनलाइन जुआ वगैरह होता है उस जुए वगैरह में ये शामिल था। ऑनलाइन गैर कानूनी कृत्यों में मतलब कि आरबीआई ने या किसी भी सरकारी संस्थान ने इसको मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन इसको ये सुविधा दे रहा था एक तरीके से गैर कानूनी, उस दायरे में आकर इस पे जुर्माना लगाया गया है। गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त धन को इन संगठनों के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में रखे गए बैंक खातों के माध्यम से निर्देशित और पारित भी किया गया था। कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी गतिविधि के माध्यम से जो रुपए था या धन था, जो जुए वाले संगठन थे, इनके माध्यम से पेटीएम पर पेमेंट बैंक पर बैंक खाते थे, बैंक खाते के जरिए जो धन था वो इधर से उधर हो रहा था। इस सुविधा को देखते हुए किया गया है। आरबीआई के द्वारा 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया गया था कि 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते के वॉलेट, फास्टैग या उन उपकरणों में ना तो जमा कर सकता है ना ही टॉपअप कर सकते। ये सारी सेवाएं
बंद करने के लिए बोल दिया गया था। किसने बोला था? आरबीआई ने बोला था। कब की डेट थी? 29 फरवरी की थी, लेकिन अभी हाल ही में 15 मार्च तक इसको बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है। वित्तीय खुफिया इकाई यूनिट भारत क्या है, इसकी बात करते हैं। जो FIUIND इंडिया है, ये क्या है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी स्थापना नवंबर 2004 में की गई थी और यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्यरत है। यह सीधे आर्थिक खुफिया परिषद रिपोर्ट करता है। क्या करता है? आर्थिक खुफिया जो परिषद है उसको यह सीधे रिपोर्ट करता है, वित्तीय खुफिया यूनिट। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। यह संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, जो गैर कानूनी लेन-देन है, याद रखिएगा, जो गैर कानूनी लेन-देन होते हैं, गैर कानूनी लेन-देन पर नजर रखता है और जानकारी प्राप्त करते ही प्रसंस्करण और विश्लेषण प्रसार के लिए यह जिम्मेदार भी भूमिका निभाता है। तो जैसे ही इसको संदिग्ध जो वित्तीय लेन-देन, गैर कानूनी लेन-देन होते हैं, तुरंत यह रिपोर्ट देता है किसको? आर्थिक खुफिया परिषद को। जैसे ही आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट देगा और आर्थिक खुफिया परिषद जो अध्यक्षता वित्त मंत्री कर रहा है और वित्त मंत्री आरबीआई से बोलकर इसको बैन कर देगा या फिर इसको बंद करने के लिए बोल देगा। फिर जुर्माना वगैरह प्रक्रिया चलती रहती है इंटरनली, उसमें अपन लोग हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो कि FIU जो इंडिया यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम रोकथाम के तहत पेटीएम पर जुर्माना लगाया और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में नट लर्निंग ऐप की, जो एंड्रॉइड ऐप है, उसकी लिंक है, लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल साइट की भी लिंक लगी हुई है, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। अब कनाडा के हैं तो यहाँ चर्चा क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं प्रमुख बात तो होगी, तभी की जा रही है। तो कंजर्वेटिव नेता ब्रायन मुलोनी 1984 से 1993 तक कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। मुलोनी ने शीत युद्ध के अंतिम दिनों में कनाडा का नेतृत्व किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड पर समझौते पर भी बातचीत उन्होंने की थी। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में पदभार संभालने और प्रधानमंत्री बनने से पहले मुलोनी ने एक वकील के रूप में भी कार्य किया है और एक बिजनेस कार्यकारी के रूप में भी अपना करियर की शुरुआत की थी। 1983 में मुलोनी ने नोवा स्कोटाविया एक संसदीय सीट जीती और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बन गए। वर्ष 1984 में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के रूप में सफलता हासिल की। इसीलिए मुल्रोनी जी का जो निधन हुआ है, अब एग्जाम के लिए थोड़ा सा मतलब बन सकता है, तो पैच फंस सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मुल्रोनी थे, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वेरी इंपोर्टेंट खबर, वेरी इंपोर्टेंट खबर है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, जिनका कार्ड अक्सर उनका बना है जिनका नहीं बनना चाहिए, और जिनका बन गया है जिनका नहीं बना है जिनको बनना चाहिए, उल्टा हो रहा है। हालांकि हम बात करते हैं करंट अफेयर पर। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री JVIV के तहत 5 करोड़, कितना बात की जा रही है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूपी की बात कर रहे हैं। प्रथम नंबर पर राज्य बन चुका है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला। अच्छा, क्या आपको आयुष्मान कार्ड जारी हो चुका है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं मिला है, तो उसकी प्रक्रिया में आपको बता दूंगा किस तरीके से कार्ड बनता है, आप लोग बनवा सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया भी आपको बता दूंगा, कमेंट करके बताइएगा किस किस का बना है, किस किस का नहीं बना। क्योंकि ये चीज वहां के जो जिला होगा उस जिले के हिसाब से बताना होगा किस जिले में कौन सी चीज लगेगी, तो इसलिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए और जिसमें से 7 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। इस योजना के तहत राज्य में कुल 3716 अस्पताल सूचीबद्ध है। आयुष्मान जो योजना है उसके तहत राज्य में 3716 अस्पताल जो है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निरंतर समर्थन और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के कारण, साथ में पंचायत सहायकों के और ANM चिकित्सा अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं, अन्य कार्यकर्ताओं के समर्पण का यह परिणाम है, जो उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनने का लक्ष्य इन्होंने अपना, क्या कह सकते हैं कि जो उन्नति है वो प्राप्त कर ली है। ठीक है। यह उपलब्धि करने के साथ ही योजना के तहत प्रतिदिन
मुफ्त इलाज पाने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि भी देखी जा रही है। पहले इस योजना के तहत प्रतिदिन मरीजों के भर्ती होने का औसत 2000 था, अब यह बढ़कर 8000 प्रतिदिन भी देखा जा रहा है। तो सोचिए, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देती है, और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज से अभी डेली प्रतिदिन 8000 व्यक्ति यहाँ पे मरीज भर्ती होने की दिख रही है। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 5 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंस सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान कार्ड जारी करने में पहला स्थान प्राप्त किया है? हो सकता है आंकड़ा 5 करोड़ का ना आए, क्योंकि ये लगभग में रहता है, लेकिन नाम आ सकते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन सा? राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र इन्होंने निर्णय लिया है स्थापित करने का। तो पहले तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है, जिन्होंने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की मंजूरी दे दी है। राज्य के लिए जल मौसम संबंधी डेटा का एक व्यापक भंडारण प्रदान किया जाएगा। इसका जल मौसम संबंधी डेटा का क्या रखेगा? एक कुशल टीम होगी जो जल संसाधन प्रबंधन के लिए, मतलब कि जल रिसोर्स है, जो वाटर रिसोर्स है, उसका मैनेजमेंट करेगी, डेटा हैंडलिंग करेगी और सूचना प्रौद्योगिकी को भी संभालेगी, मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन दोनों चीजों को जोड़ेगी। SWIC राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के साथ निर्बाध रूप से सहयोग के कार्य भी करेगी। मतलब कि जो स्टेट जल सूचना विज्ञान केंद्र है, जो राज्य सूचना विज्ञान केंद्र है, वो राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान के साथ मिलकर सहयोग के रूप में कार्य करेगी। यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच जल मौसम संबंधी डेटा का भी आदान प्रदान की सुविधा भूमिका निभाएगी। तो राज्य और जो केंद्र है, वो जल मौसम संबंधी डेटा होगा, उसमें भी आदान प्रदान की सूचना के रूप में ये भूमिका निभाएगी। याद रखिएगा, तो उड़ीसा सरकार ऐसा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर इकाइयां, सेमीकंडक्टर की जो उद्योग है, स्थापित करने के लिए 3 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आजकल आप समझ सकते हो सेमीकंडक्टर के बारे में कि बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में टाटा समूह, कौन से? टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात और असम में 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्थापित करने की बात सामने आई है। मरुगप्पा समूह के स्वामित्व वाली सीजी पावर द्वारा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी, जो कि 100 दिन के अंदर 3 इकाइयों का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इस 3 इकाइयों में 1,26,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितना? 1,26,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा दोस्तों, जिसमें 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों में 26,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? डायरेक्ट रोजगार। यहाँ पे डायरेक्ट उनको 26,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष, मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे रोजगार की बात की जा रही है। यह भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था जहां पे आंसर फंस सकता है, आपका क्वेश्चन फंस सकता है कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कैसी है? तो एक फैब इकाई है, याद रखिएगा, जो कि गुजरात के धौलेरा में स्थापित की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि गुजरात में कहाँ स्थापित की जा रही है या किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट जो गुजरात के धौलेरा में स्थापित की जा रही है, और भारत के सरकार के द्वारा इसको परमिशन ग्रांट हो चुकी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं, कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? फोटो तो आप शेर, चीता, बाघ की देख पा रहे हो, बीच में मोदी जी की भी है। तो कैबिनेट ने दी है, तो कैबिनेट बोले तो प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा इसकी मिल चुकी है मंजूरी। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको समझते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है। किस नाम से? नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मंजूरी मिली है, क्या है? तो भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब कि आईबीसीए की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसे वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की सहयोग स्थापित करने के लिए बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ की घोषणा की थी। बिग कैट अलायंस का लक्ष्य क्या है? तो बाघ, याद रखिएगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाघ, शेर, चीता, बाघ की देख पा रहे हो, बीच में मोदी जी की भी है। तो कैबिनेट ने दी है, तो कैबिनेट बोले तो प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा इसकी मिल चुकी है मंजूरी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाघ, शेर,
तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, साथ में जो बड़ी बिल्ली होती है, कौन सी, जो बड़ी बिल्ली होती है, मतलब कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता और बड़ी बिल्ली, जो भविष्य है उनका सुरक्षित करना बिग कैट अलायंस के तहत रखा जाएगा। इनका लक्ष्य है ये। बड़ी बिल्ली का संरक्षण क्षेत्र काम करने वाले संरक्षण भागीदार और वैज्ञानिकों के संगठन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का यह हिस्सा है। अगर हम बात करें ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया, साथ में 16 और देश औपचारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हो गए हैं। याद रखिएगा, ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया, ये 4 देशों के अलावा 16 देश और ऐसे हैं जो औपचारिक रूप से बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बार पूछ ली जाए। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।